साथियों नमस्कार। आवाज़ किताबों की चैनल में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है स्वेट मार्डेन द्वारा रचित पुस्तक सफलता की खोज का अगला भाग, अध्याय 8, मानवता का शक्तिशाली स्तंभ श्रम। मानवता के क्रमिक विकास का संपूर्ण इतिहास भवन श्रम के शक्तिशाली स्तंभों पर टिका हुआ है। यदि श्रम को विकास का रचनात्मक एवं सक्रिय पक्ष मान लिया जाए तो श्रम की महिमा स्पष्ट हो जाएगी। साहित्यकार व विचारक रस्किन का कथन है, यदि आप में उन्नति की चाह शेष है तो उसके लिए कठोर परिश्रम करना आवश्यक है। यदि आपको सफलता के शिखर पर पहुंचकर संपूर्ण सुख की अनुभूति प्राप्त करनी है तो उसका मात्र एक उपाय परिश्रम है। एक बार चार्ल्स ने स्कूल छोड़ देने के अपने संकल्प से अपने पिता को ग्रे को चकित कर दिया। पिता ग्रे ने उक्त संकल्प का कारण पूछा तो चार्ल्स ने बताया कि पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। वैसे पढ़ाई में उसे कोई लाभ नजर नहीं आ रहा था। चार्ल्स के दो टूक स्पष्टीकरण और उसकी पुष्टि में उसका तर्क सुनकर पिता ग्रे स्तब्ध रह गए। शिक्षा के विरोध में संकल्प और तर्क उन्होंने पहली बार सुना था, वह भी अपने ही पुत्र से। इतना साहस जुटाकर वह अपने पिता से नहीं कह पाए थे। पीढ़ियों की सभ्यता व संस्कृति का इतना प्रत्यक्ष अंतर देखकर अपने आप में वह कुछ छोटा अनुभव करने लगे। फिर भी उन्होंने पूछा, क्या तुम वास्तव में इतने समझदार हो गए हो कि यह महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले सको? चार्ल्स ने उत्तर में अपने समझदार होने का प्रमाण तो दिया नहीं, फिर भी उसने स्कूल न जाने के अपने निर्णय की पुष्टि एक और तर्क से की। इस बार उसका तर्क एक उदाहरण से भारी था। जीवित उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उसने बताया, जितना ज्ञान आज जॉर्ज लाइमैन को मालूम है उतना तो मैं भी जानता हूँ। उसने 3 महीने पहले ही स्कूल जाना छोड़ दिया है। उसे अधिक पढ़कर करना भी क्या है? उसका बाप बहुत धनवान व्यक्ति है। तब तो तुम भी स्कूल जाना छोड़ दो। अंधा अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। चार्ल्स को अपने पिता की ओर से यही उम्मीद थी। अपने पिता की ओर कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखा, एक संतोष की सांस ली और धन्यवाद करते हुए जब वह बाहर जाने लगा तो पिता ग्रे ने टोका, जरा रुको, यह धन्यवाद क्यों बेटे? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। तुम स्कूल नहीं जाना चाहते हो तो न जाओ, किंतु यदि स्कूल नहीं जाओगे तो क्या करोगे? चार्ल्स रुक गया। उसके उत्साह का पंछी पिता ग्रे के उक्त प्रश्न की गोली लग जाने के कारण जमीन पर आ गिरा। वह अपने पिता की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखने लगा, मानो वह कुछ समझ नहीं पाया हो। पिता ने कहना जारी रखा, पढ़ना नहीं चाहते हो मत पढ़ो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर पढ़ाई के स्थान पर तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारा निकम्मापन मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरे दिन प्रातः जब ग्रे निरीक्षणार्थ जेल जाने लगे तो उन्होंने अपने गाड़ी में अपने पुत्र चार्ल्स को भी बैठा लिया। निरीक्षण के दौरान अनायास उनकी भेंट एक कैदी से हो गई तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वह कैदी उनका पुराना साथी व सहपाठी था, हारमन। उन्होंने आगे बढ़कर हारमन को कंधों से पकड़ लिया और पूछा, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, हारमन ने उतना ही छोटा उत्तर दिया और फीकी मुस्कान को समेटकर अपना सर झुका दिया। तुमसे मिलकर खुशी भी हुई और दुख भी। खुशी हुई इसलिए कि बहुत समय बाद तुम्हें देखा, किंतु दुख हुआ तुम्हें जेल में देखकर। मगर मुझसे बढ़कर दुख आपको नहीं हुआ होगा मिस्टर ग्रे। मिस्टर ग्रे क्यों? सिर्फ ग्रे? मैं तुम्हारा सहपाठी हूँ भाई। ठीक है, यही सही। उसकी आंखें डबडबा उठी। तुरंत संभल कर उसने चार्ल्स की ओर संकेत करते हुए पूछा, मेरे विचार से यह आपके सुपुत्र है। हाँ, तुम्हारा विचार ठीक है हारमन, यह मेरा पुत्र है चार्ल्स। हारमन ने चार्ल्स को ऊपर से नीचे तक निहारा और ग्रे ने चार्ल्स की ओर गर्व से देखते हुए कहा, इस आयु में तुम भी स्कूल जाया करते थे, याद है ना वे दिन? काश भूल जाता वे दिन। हारमन ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, कभी कभी वे दिन स्वप्न जैसे लगते हैं। हाँ, वे दिन स्वप्न जैसे ही थे हारमन। पर तुम यहाँ कैसे? मुझे याद है जब हम पिछली बार मिले थे तब तुम काफ़ी सुखी व संपन्न थे। हाँ भाई, उस संपन्नता ने ही मुझे यहाँ लाट पटका है। बात सरल होते होते उलझ गई। ग्रे हारमन की ओर प्रश्नात्मक मुद्रा में उसकी ओर किंचित झुके और बोले, कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझाता हूँ, आओ कहीं बैठ लें, वहाँ पर ही बताना। ठीक है। और वे दोनों और चार्ल्स समविवर्ती घास के मैदान में बैठ गए और हारमन ने कहना आरंभ किया, वे मेरे खुशहाली के दिन थे। सिवाय मौज मस्ती के मैं कुछ और करता ही नहीं था। नतीजा यह निकला कि धीरे धीरे आलस ने मुझे पूरी तरह दबोच लिया।
पहले तो दिन भर बिस्तर पर लेटा रहता था और कभी यह सोचा ही नहीं कि इस प्रकार मैं काहिल और निकम्मा होता जा रहा हूँ। स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा था। सो अलग कुछ समय पश्चात बिस्तर पर लेटे रहना मेरी व्यवस्था बन गया था। पढ़ाई लिखाई तो पहले ही छोड़ दी थी, किंतु बाप की दौलत का सहारा था। सोचता था मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, काम न भी करूं तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। इस समय ग्रे ने कनखियों से चार्ल्स की ओर देख लिया। वह ध्यानपूर्वक हारमन की आत्मकथा सुन रहा था। ग्रे किंचित मुस्कुराए और पुनः हारमन की ओर मुड़ गए। हारमन कह रहे थे, फिर पिता की मृत्यु हो गई। उनके बाद जहां उनकी अपार दौलत मुझे विरासत में प्राप्त हुई, वहां ही उनका कारोबार भी मुझे संभालना पड़ा। किंतु काम करने का न मुझ में सलीका था और न ही साहस। खर्च करने से सागर खाली हो जाते हैं। धीरे धीरे मेरे पिता की संपत्ति कम होती गई। आमदनी धैलिक की नहीं थी, उसके विपरीत खर्च ही खर्च। अंत में सब खा पी कर बैठ गया। मेरी स्थिति निम्न कोटि के मेरे ही कर्मचारी से भी ज़्यादा खराब हो गई। मुझे तो पैसों की ज़रूरत थी, तभी मैंने बिना मेहनत किए पैसा कमाने की तरकीबें शुरू कर दी और उन तरकीबों ने ही मुझे जेल में ला पटका। कहते कहते वह अचानक खामोश हो गए। चार्ल्स चुपचाप सब सुनता रहा। हारमन की आत्मकथा समाप्त हो जाने के बाद भी वह यूं ही मौन स्तब्ध खड़ा रहा। आओ चलें, ग्रे के दो शब्दों ने चार्ल्स को चौंका दिया और वह ग्रे के साथ गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चल दी। हारमन पुनः अपने काम में लग गए। ग्रे जेलर के पास पहुंचे और जेलर से पूछा, आपकी जेल में कितने ऐसे कैदी हैं जिन्हें कोई उपयोगी काम धंधे की शिक्षा दी गई है? कोई भी नहीं, जेलर ने जवाब दिया। चार्ल्स पुनः चौंक उठा। सोचने लगा, हारमन जेल से मुक्त होकर क्या फिर जेल में आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो कोई काम धंधा करना आता नहीं है। फिर वह अपने पिता के साथ गाड़ी में बैठकर घर वापस चला आया। रास्ते भर उसके मस्तिष्क में हारमन का ही बेबस और लाचार चेहरा घूमता रहा। ग्रे ने पूछा, हारमन के बारे में क्या कहते हो चार्ल्स? मैं वही सोच रहा हूँ डैड। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें दूसरे लड़कों की तरह काम करना चाहिए तो तुम्हें आश्चर्य हुआ। सोचा होगा कि मैं अपने ही किसी स्वार्थ के कारण काम करने पर जोर दे रहा हूँ। पर हारमन को देखा? दुनिया में धनी लोग अपने धन पर इतना अधिक मदहोश हो जाते हैं कि वे अपनी संपन्न स्थिति के अतिरिक्त स्वप्न में भी कुछ नहीं सोचते। उन्हें भ्रम रहता है कि उनकी दौलत ही उनकी नैया पार लगा देगी, उनके जीवन की नैया पार लगा देगी। वह अपने धन के ही बल पर पाप करने पर आमादा हो जाते हैं। मैंने जब तुमसे काम करने के लिए कहा था तब तुम्हें बुरा अवश्य लगा था कि मैं तुम्हारी आराम भरी जिंदगी में बेकार हस्तक्षेप कर रहा हूँ, परंतु मैं यह सोचता था कि मैं तुम्हें शराफत और बुद्धिमानी के वातावरण में देखूं और जब मैं न रहूं तब तुम किसी मुसीबत से मात न खा सको। मैं मानता हूं कि मैं पर्याप्त संपन्न हूं, किंतु यह संपन्नता तभी तक अस्थायी रह सकती है जब तक इसको अपनी चतुराई, विवेक और बुद्धिमानी के सहारे स्थिर न रख सकूं और जब तक हम परिश्रम करते रहें, आलस्य के जाल में न फंसकर काम करते रहें। सुनते सुनते चार्ल्स की आंखें नई चेतना से चमक उठी। किंचित प्रायश्चित करने के कारण पसीज भी गई। उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। वह बोला, मैं कल से स्कूल जाऊंगा। शाबाश मेरे बच्चे। चार्ल्स की ही तरह एक और लड़का था, जॉन एडम्स। वह भी पढ़ाई से ही चुराता था, खास तौर से लैटिन पढ़ने से कतराता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि वह उसे लैटिन पढ़ने के लिए विवश न करें। उसके पिता ने पूछा, यदि लैटिन पढ़ना नहीं चाहते तो क्या करोगे? कुछ भी, किंतु लैटिन नहीं। ठीक है, जमीन से पानी निकालने के लिए दलदली जमीन खोदनी पड़ेगी। खोदोगे? कहा, खोदूंगा। दूसरे दिन वह अपने पिता के साथ खोदी जाने वाली जमीन पर पहुंच गया। बड़े उत्साह के साथ एडम्स ने अपने पिता से बेलचा ले लिया और जमीन खोदने लगा। दिन भर वह खोदता रहा और बेलचा चलाते और पसीना बहाते समय उसे आभास हुआ कि जमीन खोदने की अपेक्षा स्कूल जाकर बैठे बैठे पढ़ते रहना कहीं अधिक सुखद और आराम तलब है। लैटिन ही सही, पर इस प्रकार पसीना तो बहाना नहीं पड़ेगा। और शाम को जब वह घर लौटकर पहुंचा तो वह थक कर चूर हो चुका था। घर पहुंचकर किसी न किसी प्रकार उसने नहा धोकर कपड़े बदले और बिस्तर पर कटे हुए वृक्ष की भांति गिर गया। उसके पिता ने छिप कर झांक कर देखा, एडम्स अचेत पड़ा था। पिता ने उसके समीप पहुंचकर माथे पर अपनी हथेली रखते हुए पूछा, कैसे हो यंग मैन? एडम्स तुरंत उठकर बैठ गया, परंतु उसके उठकर बैठने में पहले जैसी फुर्ती नहीं थी। उसकी आंखों में लाज व प्रायश्चित के आंसुओं का सरोवर भरा हुआ था। सारी स्थिति उसके पिता समझ गए। फिर भी उन्होंने पूछा, क्यों, क्या कहीं चोट लग गई? नहीं। फिर? कुछ नहीं, मैं लैटिन पढ़ूंगा डैडी। ठीक है, कल जमीन मत खोदना और स्कूल चले जाना। और एडम्स ने स्कूल जाना आरंभ कर दिया और लैटिन पढ़ना शुरू कर दिया। कालांतर में एडम्स ने अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात
जॉर्ज वाशिंगटन के बाद उसे संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। बहुत लोग मेहनत न करने का बड़ा अच्छा बहाना खोज लेते हैं। ऐसे लोग अकेले होते हैं और किसी उत्तरदायित्व से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण वे सोचते हैं और कहते हैं कि उन्हें काम करने की क्या जरूरत है, एक अकेली जान के लिए इतना सारा खटकर्म क्यों किया जाए। परंतु आलस्य के कारण उनकी मदबुद्धि में यह विचार नहीं आता कि अकेली जान को जीवित रखने के लिए भी तो कुछ न कुछ करना पड़ता है। सिर्फ बैठे रहने से रोटी का टुकड़ा मुंह में तो जा नहीं पाएगा। हे ईश्वर, ऐसे महान आलसियों के भेजे में बुद्धि जल की कम से कम एक बूंद तो टपका दें, ताकि वे अपनी असफलताओं व दुर्दशा की जिम्मेदारी का बोझ तुझ पर न डालें और तू इन फिजूल के बोझ से न दबें। साइरस डब्ल्यू फील्ड ने जब अपना स्टॉक ब्रिज वाला घर छोड़कर न्यूयॉर्क के बड़े शहर में अपने भाग्य को आजमाने का इरादा किया तो वह सिर्फ 16 वर्ष के थे। चलते समय उनके पिता से उन्हें $8 मिले थे, जो बहुत ही कतर ब्योत करने के बाद उनके पिता उन्हें दे पाए थे। साइरस ने पैदल यात्रा की और पैसे खर्च नहीं किए। न्यूयॉर्क पहुंचकर उन्होंने एक एटी स्टील वार्ड के कारखाने में जाकर अपना भाग्य आजमाया। वहां उन्हें $50 के वेतन पर काम मिल गया। वहां उन्हें प्रातः 6 बजे पहुंच जाना पड़ता था। उनकी निष्ठा व कड़ी मेहनत के कारण कुछ समय के पश्चात उनकी तरक्की हो गई और वह कार्यालय में क्लर्क के पद पर काम करने लगे। उन्होंने एक नियम बना लिया था कि वह प्रबंधकों के पहुंचने से पहले कार्यालय में उपस्थित हो जाते थे और शाम को प्रबंधकों के जाने के बाद कार्यालय छोड़ते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि उन्होंने अपने मन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि वह भी अपने मालिकों प्रबंधकों की भांति एक सफल व्यापारी बनना चाहते थे और उसके लिए मन लगाकर काम सीखते थे। उन्हें मालूम था कि वही शिक्षा व अनुभव उनके भावी जीवन की नाव की पतवार प्रमाणित होगी। इस बीच में वह लाइब्रेरी जाते, व्यवसाय व प्रबंध संबंधी अनेक पुस्तकें पढ़ते। इसके अतिरिक्त शहर में आयोजित प्राय सभी विचार गोष्ठियों में जाकर उपस्थित बड़े बड़े उद्योगपतियों तथा उद्योग पंडितों के अनुभव सुनते। उनके मालिक स्टील वार्ड स्वयं बहुत निचले स्तर से मेहनत करके ऊपर उठे थे। उन्होंने सदा अनुशासन एवं निष्ठा से काम किया था, इसलिए उन्हें अनुशासन बहुत पसंद था और अपने कर्मचारियों से भी यही अपेक्षा करते थे। स्टील वार्ड अपने कारखाने की छोटी छोटी बात पर ध्यान देते थे। कारखाने में उत्पादन बढ़ाने के लिए वह सदा प्रयत्नशील रहते थे और जो भी हितकारी होता था तुरंत कार्यान्वित करते थे। उनके उत्तराधिकारियों ने ही उनका ही अनुसरण किया और उत्पादन बढ़ता ही गया। उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार में स्टील वार्ड के निधन के पश्चात कारखाने के संस्थापक अनुभव के साथ अपार संपत्ति जमाया व्यापारिक आधार भी प्राप्त हुआ, परंतु उनमें स्टील वार्ड जैसे गुण नहीं थे। स्टील वार्ड तो हर समय कारखाने के बारे में सोचते थे। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई दूसरा न शौक था न कोई काम। परंतु उनके उत्तराधिकारियों के आचरणों में कुछ भिन्नता थी। वे कारखाने के कठोर नियमों का पालन करने में झिझकते थे। वे कार्यालय में ठीक समय पर नहीं पहुंचते और दिन भर मुस्तैदी के साथ काम करना भी पसंद नहीं था। वे बहुत जल्दी थक जाते थे और शाम को घड़ियां ताकने लगते थे कि कब छुट्टी का समय हो और कब काज की उस कारागार से मुक्त हो सकें। कभी कभी वे कारखाने को ग्राहकों से समय देखकर भी नहीं मिल पाते थे। जब मिलते भी तो ठीक तरह से बात नहीं कर पाते। इन सब बातों से उनके व्यापार पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उनकी तिजोरियां खाली होने लगी। धीरे धीरे कारखाने में आर्थिक दरारें नजर आने लगी। उनकी संपत्ति और साख की दीवार अपनी नींवों से खिसकने लगी। अपने कामगारों को वेतन देना तक भारी पड़ने लगा। अंत में कारखाना उसके उत्तराधिकारी के हाथ से खिसककर एक स्वाधीन प्रवृत्ति के मालिक जॉन वान मेकर के हाथों में चला गया। वह भी बहुत कर्मशील और परिश्रमी था। 4 मील पैदल चलकर वह फिलाडेल्फिया के एक पुस्तक विक्रेता के साथ $1.25 की नौकरी करता था। परंतु स्टील वार्ड के उत्तराधिकारी, जिन्हें परिश्रम के स्थान पर आराम की चिंता सताती थी और जिन्हें कारखाने के स्थान पर अपने क्लबों की ज़्यादा फिक्र थी, स्टील वार्ड कहा करते थे, ईमानदारी और समझदारी से काम करो तो कोई कारण नहीं कि जीवन का सुख व आनंद के अधिकारी न बनो। इसी प्रकार फ्रांस के एक प्रसिद्ध लेखक ने लिखा है कि मैंने वास्तव में माइकल एंजेलो को इन्हीं आंखों में देखा है। तब वह 60 वर्ष के थे और उनके शरीर में स्वास्थ्य के निशान तब भी दिखाई देते थे। इसके बावजूद शिल्प उगड़ते समय श्वेत पत्थरों के टुकड़ों को आसानी से तोड़कर तराश देते थे। उनकी फुर्ती और चुस्ती किसी भी सक्रिय एवं कुशल युवा शिल्पकार के लिए शर्म की वजह हो सकती थी। कभी कभी माइकल एंजेलो इतनी बारीकी का काम करते थे कि जरा भी असावधानी से पत्थर गलत तरीके से टूट सकता था,
पर छैनियों की नपी तुली चोट सिवाय रचनात्मक परिणाम के कुछ अन्य दे ही नहीं पाती थी। उनकी शिल्प प्रक्रिया तथा तैयार रचनाकृति में किसी भी प्रकार के संशोधन अथवा सुधार की गुंजाइश नहीं रहती थी। उसी अमर शिल्पी माइकल एंजेलो ने एक अन्य कलाकार रफाएल के संबंध में कहीं उल्लेख किया था कि वह अत्यंत बुद्धिशील, विवेकशील और स्नेहशील प्राणी थे। साथ में परिश्रमी भी बहुत थे। उसके इन्हीं गुणों के कारण वह लोकप्रिय थे। उसकी मृत्यु के समय पूरा रोम रो पड़ा था। एक बार किसी ने रैफल से उनकी उस लोकप्रियता एवं उनके गुणों की वजह पूछी तो उन्होंने बताया था कि बचपन से ही उनका एक नियम रहता था कि उन्हें किसी भी अच्छी शिक्षा की उपेक्षा नहीं की। अपने मात्र 37 वर्ष के छोटे जीवन काल में उन्होंने 287 चित्र और 500 से अधिक रेखा चित्र व नक्शे बनाए। उनकी एक एक कृति हजारों लाखों में बिकती थी। कभी कभी उनकी अधबनी या रद्द की हुई कृति को भी लोग किसी भी कीमत पर उसके स्टूडियो से ले जाकर अपने ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए उत्सुक रहते थे। रैफल की कृति चाहे वह किसी भी दशा में क्यों न हो, प्राप्त करने में अपना गौरव समझते थे। 37 वर्ष की अल्पायु में ही उसका निधन हो गया था। एक बार एक प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक ने धनवान रूबेंस से कहा कि जाओ आओ हम तुम मिलकर सोना बनाते हैं। मैं बहुत साधारण वस्तु से सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ। रूबेंस ने हंसकर कहा, बहुत देर में तुम मिले मित्र। मैं यह विद्या अब से 20 साल पहले से जानता हूँ, समझे। वैज्ञानिक आश्चर्य से रूबेंस को प्रश्न भरी मुद्रा में देखने लगा। रूबेंस ने बताया, मैं जिस वस्तु को छू लेता हूँ वह सोना बन जाती है। कैसे? परिश्रम से। परिश्रम ही मेरे पास पारस है वैज्ञानिक। यही वह रासायनिक द्रव्य है जिसके प्रयोग से प्रत्येक मनुष्य बंजर धरती से भी सोने की खेती कर लेता है। वैज्ञानिक लाज से नतमस्तक हो गया। मिलेंस एक और सिद्धहस्त व लोकप्रिय कलाकार थे। वह जब चित्र बनाते थे तो कला में डूब जाते थे। वह कहते थे कि वह एक मेहनतकश कृषक से ज़्यादा मेहनत करते थे जब वह कोई चित्र बनाते थे। मेहनत की अपनी विशेषता है। यही विशेष गुण व्यक्ति को प्रतिभा एवं योग्यता से माला माल कर देता है। सभी नौजवानों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा था कि नई पीढ़ी के लोगों को काम में जुट जाना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि सभी लड़कों लड़कियों में विशेष योग्यता हो, परंतु श्रम करने की शक्ति क्षमता तो हो सकती है। योग्यता नहीं है तो न सही, ईश्वर से प्राप्त शक्ति का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। उसमें बुद्धि की जरूरत नहीं होती। रूसी जार के उत्तराधिकारी पीटर ने उत्तराधिकार के बावजूद अपने कठोर परिश्रम के बल पर सिंहासन प्राप्त किया था। राजकुमार होते हुए भी वह सारे काम स्वयं करना पसंद करते थे। सदा सामान्य श्रमिकों के कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी का पसीना बहाते थे। जब उन्होंने देखा कि उसका देश रूस व्यापारिक समस्याओं के कारण मुसीबत में है तो उन्होंने स्वयं व्यापार संबंधी शिक्षा ग्रहण की और सामान्य जनता के बीच जाकर व्यापार के प्रति रुचि जागृत की और देश का जीवन स्तर ऊपर उठाने का संकल्प लिया। उस समय उनकी आयु केवल 26 वर्ष थी जब वह अपने कुछ साथियों को लेकर विदेश यात्रा पर निकल पड़े थे ताकि विश्वव्यापी व्यापारिक ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त हो सके। राजघरानों में उतनी आयु के लोग खाने पीने और शिकार खेलने में जीवन बिताते हैं, परंतु पीटर ने सब राशि ठाट बाट तजकर विदेश यात्राओं का कठिन रास्ता चुना ताकि वह कुपकुंडक न रह सके, बाहरी दुनिया से परिचित हो सकें। हॉलैंड में उन्होंने जलपोत निर्माण कला का प्रशिक्षण लिया। इंग्लैंड में कागज बनाना, लकड़ी चीरना, रस्सी बांटना और घड़ी की मरम्मत करना जैसे विविध कामों में दक्षता प्राप्त की। इस्तिया में 1 महीना लोहे का काम सीखा और मजदूरों के साथ जुटकर काम किया। अंत में उन्होंने 18 पुड का मतलब एक रूसी तोल की इकाई जो 36 पाउंड के समतुल्य होती है, वो पुड लोहा ढाला जिस पर उन्होंने अपना विशेष चिन्ह अंकित किया। उनके साथी जो रूस में धनी परिवारों के युवक थे शायद यह समझ नहीं पाते कि पीटर ने वह काम कितनी मेहनत से पूरा किया होगा। यही पीटर उन्हें भी कोयले की खदानों में मजदूरी करने के लिए विवश न कर देते। पीटर ने उन्हें हाथ पर हाथ बैठे रहने की अनुमति नहीं दी और काम पर लगा दिया। अंत में लोहे के मालिक मूलर से पीटर ने पूछा, लोहा ढालने की कितनी मजदूरी दी जाती है? 3 कॉपेक। जब मजदूरी देने का समय आया तो मूलर ने पीटर के शाही स्तर का ध्यान देते हुए और सम्मान करते हुए पीटर को 18 कॉपेक दिए, परंतु पीटर ने दृढ़ता से अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं मूलर, मैं इतना अधिक पारिश्रमिक नहीं हूं।
नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे अन्य साधारण मजदूरों जैसा ही काम किया है। मुझे भी उनका जैसा ही पारिश्रमिक मिलना चाहिए। पीटर के जूते काफ़ी फट चुके थे और उन्हें मरम्मत की ज़रूरत थी। उसने उन्हें फेंक कर नए जूते खरीद लिए और सौगर्व कहा, यह जूते मेरी मेहनत की पहली कमाई के हैं। पीटर ने लोहे की जिन सलाखों को ढाला था, आज भी मूलर के कारखाने में बतौर निशानी के यादगार के रूप में सुरक्षित रखी हुई है। इसी प्रकार के लोहे की सलाखें सेंट पीटर्सबर्ग के संग्रहालय में भी रखी हुई है। लोहे की वे सलाखें रूस की मेहनतकश प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है और एक श्रमिक नुमा मेहनत से पसीना बहाने वाले राजकुमार की याद दिलाती है। उन्हें देखकर रूस का सामान्य नागरिक भी प्रेरणा प्राप्त करता है। उन सलाखों से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि जब मेहनत से काम करने की बात आई तो जार से लेकर एक साधारण मजदूर तक सभी बराबरी से काम करके पसीना बहाते हैं। बराबरी का दावा करने वाले क्रांतिकारी साम्यवादियों को लोहे की उन सलाखों से क्या प्रेरणा नहीं मिली? यदि आप यह सोच लें कि कला कौशल का वरदान मानव को ईश्वर से प्राप्त हुआ है और इसी कारण आपकी सारी समस्याएं स्वतः सुलझ जाएंगी तथा आपके सभी काम अपने आप होते चले जाएंगे, तो आपकी भूल है। इस भ्रम के धुंधलके को अपने मानस पटल से हटाना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं काम नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा भी नहीं। अतः उत्तिष्ठ, परिश्रम का संकल्प उठाइए। मानवता का प्रदत्त अमूल्य दैविक रत्न है परिश्रम। इस रत्न का मूल्य आज भी उतना ही है जितना पहले था। बुद्धि इतनी मूल्यवान नहीं है। बिना परिश्रम के बुद्धि किस काम की? बेचर के कथनानुसार कला विज्ञान के परिश्रम के लिए जितनी आवश्यकता बुद्धि की है, उतनी बुद्धि के लिए परिश्रम की भी है। मनुष्य परिश्रम की मूल मंत्र है आज तक के विकास का। संसार में आज तक जो भी हुआ है, चाहे वह मिस्र के ऐतिहासिक सूची स्तंभ या नरसिंही मूर्ति हो, चाहे चीन की दीवार हो, चाहे भारत के अजंता के भित्ति चित्र या ताजमहल, या चाहे ओस्वान बांध जैसा कीर्ति स्तंभ हो, सभी की आधारशिलाओं में एक ही मंत्र अनुगुंजित होता है, परिश्रम। गोल्डस्मिथ कहा करते थे, मेहनत से लिखी गई 4 पंक्तियां दिन भर में भरे गए पोथों से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाएंगी। गोल्डस्मिथ 7 वर्षों तक अपने द डिजर्टेड विलेज पर मेहनत करते रहे थे। उनका मानना था कि निरंतर लिखते रहने से चिंतन में गंभीरता और कला में निखार आता है, परंतु जो मात्र मनोरंजन और मन बहलाने के लिए लिखते हैं, वे निखार और गंभीरता से वंचित रह जाते हैं। चाहे वे कितना ही लिख डालें, परंतु गंभीर व चिंतनशील रचना लिखने के लिए जीवन भर तरसते रहते हैं। मात्रा यानी अधिकता और उत्कर्षता को अलग अलग गुण हैं, 2 अलग अलग गुण हैं। यदि एक से मनोरंजन मिलता है तो दूसरे से आनंद। पहला क्षणिक है तो दूसरा स्थायी। मनोरंजन उत्पन्न करने वाली रचनाओं के रचनाकार लिखने से पूर्व बहुत मेहनत नहीं करते, परंतु रचना के लिए विषय, पृष्ठभूमि और प्रसंग के साथ नापातुला मनोवैज्ञानिक इत्यादि लेकर लेखक एक रूपरेखा पहले से ही गढ़ लेते हैं। एक निश्चित परिकल्पना और विचारधारा का ढांचा तैयार कर लेते हैं और उसके ऊपर अपनी अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार सजावट करते हैं। कुछ लोग शायद समझते हैं कि रूपरेखा और विचारों का ढांचा तैयार हो जाने के बाद काम जल्दी जल्दी निपटाया जा सकता है, परंतु यह धारणा गलत है। क्षमता और परिश्रम दोनों प्रकार की रचनाओं के लिए आवश्यक है। अंतर है अपेक्षाओं, आवश्यकताओं और क्षमताओं का। परिश्रम एवं तल्लीनता का चक्र समान ही होता है। जरा सी शिथिलता आ जाने से संपूर्ण रचना अपने निर्धारित स्तर से नीचे गिर जाती है और नष्ट हो जाती है। यानी रचना के अवधारणा के क्षण से जन्म से रचना प्रक्रिया के कई स्तरों से गुजरते हुए पूर्णता प्राप्त होने तक रचनाकार निरंतर सतर्क, गंभीर, चेतनाशील तथा प्रयत्नशील बना रहता है। अन्यथा रचना की भयानक क्षति की घटना घटित हो जाती है। उस दुर्घटना से बहुत बड़ा अनर्थ होता है रचनाकार का, और उससे अधिक अहित होता है पाठक समाज का। रचनाकार की साख डूब जाती है जबकि समाज एक श्रेष्ठ रचना से वंचित रह जाता है। पोप एक एक पद की रचना में कई कई दिन लगा देते थे। कार्ल वाटी रचना करते समय एक एक शब्द चुनने में घंटों खर्च कर देती थी। ग्रे एक ही विषय पर महीनों चिंतन करते रहते थे, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों न रहे। गिबन ने डिक्लाइन एंड फॉल के प्रथम अध्याय को 3 बार लिखा था और वह पूरा रचना 25 वर्ष में लिख पाए थे। अनातोले फ्रांस ने
छाया प्रकाशित होने से पूर्व 21 बार लिखी थी। एंथोनी ट्रॉल मूड बनने की प्रतीक्षा में समय बर्बाद करना मूर्खता समझते थे। रूप्स चोटे ने अपने मित्र से एक बार कहा था, इस संसार में मनुष्य को कई बार सफलता दैव योग से ही प्राप्त हो जाती है। क्या यह विचित्र बात नहीं है? यह न विचित्र है न सही। उनके मित्र ने तुरंत उनकी धारणा को अस्वीकार कर दिया और कहा, यदि इसे विचित्र अथवा दैव योग समझ लिया जाए तो फिर यूनानी वर्णमाला सीखे बिना इलियट को समझ लेना संभव हो जाना चाहिए। किसी घटना की प्रतीक्षा से यह सिद्ध हो जाता है कि प्रतीक्षा करने से चांद चमकने लगेगा अथवा प्रकृति के नियमों का अस्तित्व गौण हो जाएगा और देव योग अथवा जादू का चमत्कार ही प्रतीक्षण होता रहेगा। ऐसी धारणा मात्र आलसियों के सुप्त मस्तिष्कों की उपज हो सकती है। ऐसे मस्तिष्कों में विकास के स्थान पर अभिलाषाएं अधिक बलवती होती है। दिन में ही स्वप्न देखना इसी को कहते हैं। अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने स्वीकार किया है कि उनकी सफलता का श्रेय जितना उनकी बुद्धिमत्ता को है, उससे कहीं अधिक श्रेय उनके कठोर श्रम को दिया जाना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमत्ता मात्र कठिन परिश्रम के ही कारण अपनी भूमिका निभा पाती है। डेनियल वेबस्टर ने अपनी 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक प्रश्न के उत्तर में कहा था, मैंने सदा मेहनत की है, बिना मेहनत के रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं खाया। आज जो भी प्रसिद्धि एवं समृद्धि मैं बटोर सका हूँ वह केवल अपनी मेहनत के बलबूते पर। और जब ग्लैडस्टोन 90 वर्ष के हुए तब उन्होंने कहा, जीवन की सारी प्रसन्नताएं मैंने परिश्रम के द्वारा अर्जित की है। मैंने आरंभ से ही मेहनत पर विश्वास कर लिया था, वैसी ही प्रवृत्ति भी मैंने बना ली थी। उसी आस के भरोसे मैं आज इन उपलब्धियों से इस स्थान पर पहुंच सका हूं, परंतु मुझे तो यह असंभव लगता है। यत्नों की प्रक्रिया में परिवर्तन कर देना ही विश्राम का समझता हूं। यदि आप अंग्रेजी में कविता पढ़ते पढ़ते थक गए हैं या ऊब गए हैं तो कविता छोड़कर साहित्य का इतिहास पढ़ना आरंभ कर दीजिए। मेरे विचार से वह विश्राम ही होगा। विषय परिवर्तन ही विश्राम है। विश्राम मात्र स्थिति परिवर्तन ही तो है, परंतु कुछ न करना और ढीले पड़े रहना विश्राम कदाचित नहीं कहा जाएगा। यह तो समय की हत्या है, अपने आप अपने ही समय की हत्या। यह याद रखिए, जितना समय आपने निष्क्रियता में नष्ट कर दिया है वह आपके जीवन में से कैलेंडर से गुजरे हुए दिन के पर्चे की तरह सदा के लिए निकल गया है। वह दोबारा प्राप्त नहीं होगा। उतना ही देर तक की अवधि को मृत्यु की संज्ञा से परिभाषित किया जा सकता है। यदि आप एक पुस्तक पढ़ते पढ़ते थक गए हैं तो किसी खुले स्थान पर चले जाइए, वहाँ के स्वच्छ व स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का आनंद लीजिए। इससे आपका रोम रोम थकावट के बोझ से स्वस्थ हो जाएगा। आप फिर उतने ही ताज़ा और उत्साही दिखने लगेंगे और आप जो चाहें उसी काम को करने के योग्य हो जाएंगे। याद रखिए, प्रकृति कभी भी रुकती नहीं। आपका हृदय जब तक आप जीवित हैं धड़कता रहता है, रक्तचाप चलती रहती है, नाड़ी फुदकती रहती है। इस प्रकार आपके शरीर का प्रत्येक अंग नियमबद्ध तरीके से अपना अपना काम करता रहता है। यहाँ तक कि नींद के दौरान भी निष्क्रिय नहीं होते, क्योंकि उन्हें एक जीवित व्यक्ति को स्वस्थ रखने का उत्तरदायित्व निभाना है। परंतु खेद है कि वही व्यक्ति स्वयं निष्क्रिय पड़े रहने में गर्व महसूस करता है। जानते हैं, शरीर की निष्क्रियता मस्तिष्क तथा अन्य अत्यंत उपयोगी अंगों को खोखला और निर्जीव बना देती है। यह खोखलापन और निर्जीवता ही दूसरे अर्थ में मृत्यु कही जाती है। वैसे शरीर में स्नायु तंत्र के नियंत्रण के कारण मस्तिष्क तथा अन्य भीतरी अंग संपूर्ण विश्राम की स्थिति के कारण थकावट का बोझ दूर करके हल्के अवश्य हो जाते हैं और कार्य के लिए व्यक्ति पुनः तैयार हो जाता है। इसलिए मानव प्रकृति में निद्रा एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। इससे पाचन प्रक्रिया ठीक रहती है और शरीर में शक्ति का पुनः प्रजनन होता है। नींद का नियमपूर्वक निर्धारित समय पर आ जाना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। कठोर परिश्रम के पश्चात गहरी नींद आती है, यही उसका पुरस्कार है, पारिश्रमिक है। एडिसन के बारे में उनके एक मित्र ने लिखा था कि वे एक दूसरे को तब से जानते हैं जब वे 14 वर्ष के छोकरे थे। उनके मित्र ने लिखा था कि एडिसन को बचपन से देखा है, परखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एडिसन ने एक क्षण भी शिथिलता से व्यक्त नहीं किया। नींद को छोड़कर वह कुछ न कुछ सीखते रहे या काम करते रहे। एडिसन स्वयं मानते हैं कि जब वह किसी अन्वेषण कार्य में लग जाते हैं तो उसे किसी विशेष आयाम पर पहुंचाए बिना नहीं छोड़ते। काम करते समय उसकी पूर्णता के अतिरिक्त में कुछ भी सोचता समझता और करता नहीं। यह तल्लीनता और काम के अति
प्रति निष्ठा हमें कार्य के अलावा कुछ और करने या देखने की अनुमति नहीं देती। मेरा पूरा ध्यान कार्य में ही डूबा रहता है। एडिसन का कहना है, जब मेरा अन्वेषण पूरा हो जाता है तब मुझे लगता है कि मुझे उस काम में किसी प्रकार का आकर्षण शेष नहीं रहता। कोई सज्जन यह दावा भी कर सकते हैं कि निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए कार्य की पूर्ति ही उसका पुरस्कार है, किंतु मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे जीवन में सबसे ज़्यादा सुख तब मिलता था जब मैं साधनहीन होते हुए भी टेलीग्राफी में संशोधन का काम शुरू किया था। उस समय मेरे पास जो भी छोटे मोटे औजार थे उनसे ही काम शुरू कर दिया था। आरंभ करने के उन क्षणों के सुख व आनंद की अनुभूति मैं आज भी नहीं भूला हूँ। आज मैं हर प्रकार से साधन संपन्न हूँ। एक सफल अन्वेषण के रूप में मुझे लोग जानते भी हैं, फिर भी इस पूरे सुख वैभव की तुलना में उस शुभारंभ के सुख के वे क्षण अब भी महान महसूस होते हैं। वे ही क्षण मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या विचित्र बात है कि मेरे विधाता ने मेरे काम आरंभ करने के समय ही मुझे पुरस्कृत कर दिया था, क्योंकि शायद उसे मेरी भावी योजना की सफलता और मेरी मेहनत पर पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था। वास्तव में हमें उसके पुरस्कार के लिए उसके प्रति नतमस्तक कृतज्ञ होना चाहिए। हमें अपने श्रम पर पूरा विश्वास और भरोसा होना चाहिए। इसी विश्वास के बदले में ईश्वर हमारे नाम के सन्मुख सफलता अंकित कर देता है। ऐसे श्रम को अपमानजनक किस प्रकार माना जा सकता है? कोई भी काम तुच्छ या अपमानजनक नहीं होता, मात्र हमारी मानसिकता उसे छोटा बड़ा बना देती है। जब एक किसान रोम साम्राज्य का सम्राट चुना जाता है जो जा सकता है, जब राष्ट्रपति टाइटलर अपने कार्यकाल से निवृत्ति प्राप्त करने के पश्चात अपने गांव की सड़कों पर छोटी नौकरी कर सकते हैं, उनके कुछ विरोधियों को आशा थी कि उस छोटे काम के कारण राष्ट्रपति नाराज न हो जाएं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सहर्ष उस नौकरी को स्वीकार कर लिया और निष्ठापूर्वक करना आरंभ कर दिया। कुछ दूसरे लोगों को इसमें राष्ट्रपति का अपमान महसूस हुआ और उन्होंने टाइटलर से अनुरोध किया कि वह उस काम को करना छोड़ दें। उत्तर में राष्ट्रपति टाइटलर ने कहा, मैं किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं मानता। काम केवल काम होता है और उसे निष्ठापूर्वक करने में व्यक्ति का बड़प्पन है। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन 18 घंटे इतने व्यस्त रहे कि न तो वह खा सके न ही सो सके। उनके कपड़े वर्षा के कारण सराबोर थे, उनके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। वह युद्ध अपने कार्य में इतने व्यस्त थे कि उन्हें न तो थकान थी और न ही वर्षा के कारण ठंड की चिंता। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन अपनी कर्मठता और कार्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वह जब काम में जुट जाते थे तो तब उन्हें दुनिया में किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी। काम के समय काहिली और मौज मस्ती उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह काम तो तभी छोड़ते थे जब तक उन्हें सफलता न मिल जाए। काम से जी चुराना उनके शब्दकोश में था ही नहीं। जब वह थक जाते थे तब एक नारा बुलंद आवाज़ में चीखते थे, अध्ययन करो या भूखे मरो, और वह पुनः काम में जुट जाते थे। इंग्लैंड में एक समय में बेकारी दंडनीय अपराध माना जाता था। पहली बार बेकार व्यक्ति को न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था और उसका अपराध एक रजिस्टर में दर्ज करके अपराधी को छोड़ दिया जाता था। दूसरी बार बेकारी सिद्ध होने पर हाथ दाग दिए जाते थे कि मारे जाते थे और कान का ऊपरी भाग काट दिया जाता था। तीसरी बार जेल भेज दिया जाता था और चौथी बार मृत्यु दंड दे दिया जाता था। यूनान में भी इसी से मिलती जुलती कानूनी व्यवस्था थी। जोला का कहना था कि संसार का सबसे बड़ा नियम है श्रम कर्म। इसके ही अंतर्गत सब कुछ व्यवस्थित रूप से चलता रहता है। प्रकृति के संपूर्ण चक्र मात्र श्रम अथवा कर्म के संकेत पर चलता है। कथा कहानियों में जिस जादू की छड़ी का जिक्र किया जाता है या जिस पारस पत्थर का उल्लेख किया जाता है या जिसे सौभाग्य अर्थ सफलता की कुंजी का नाम पुकारा जाता है, वह संसार में सिर्फ कर्म या श्रम ही है। श्रमवीर को ही श्रेष्ठ सम्मान प्राप्त होता है। आज का सबसे अधिक सम्माननीय और महत्वपूर्ण व्यक्ति है श्रमिक। उसके ही मजबूत इरादों और निष्ठापूर्ण कार्यशीलता के बलबूते पर इस संसार का विकास रथ 20वीं सदी के अंतिम छोर तक ले जाया जा सकता है। आशा है कि यह यात्रा जारी रहेगी। आमीन। सफलता की खोज पुस्तक का अंतिम अध्याय समाप्त हुआ। आपको ये पुस्तक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें और आपको इससे क्या प्रेरणा मिली इसे भी अवश्य व्यक्त करें। धन्यवाद।